देखो, आज हम जानेंगे हिंदू नव वर्ष के बारे में, हिंदू न्यू ईयर। तो देखो, दरअसल इसको लेके भी भारत में थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि विभिन्नता है। जो भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता है वो यहाँ के न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी दिखाई देती है। तो इसको थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे सांस्कृतिक विभिन्नता भारत के इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी दिखाई देती है। दरअसल देखो, भारत जब 1947 में आजाद हुआ था, तब तक क्या है, भारत में जो अंग्रेज है, अंग्रेज अपना कैलेंडर यूज करते थे। अंग्रेजों का जो अपना कैलेंडर था, जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये यूज करते थे। तो जब आजाद हुए तो स्वाभाविक सी बात है, क्या है कि जब हमने कहा कि सब कुछ हमारा स्वदेशी होना चाहिए, तो ये कोशिश की गई कि भारत का अपना पंचांग भी, जिसको कहते हैं ना राष्ट्रीय पंचांग, बनाएंगे। भाई, राष्ट्रीय ध्वज बनाया, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। तो उन्होंने कहा कि हम ये पंचांग भी विदेशी क्यों, अपना पंचांग स्वदेशी, उसको राष्ट्रीय पंचांग बनाएंगे। तो अब भैया भारत में राष्ट्रीय पंचांग बनाने की पहल शुरू हो गई। इस पहल के दौरान पूरे भारत से पंचांगों को इकट्ठा किया गया और लगभग 50 के आसपास पंचांग इकट्ठे किए गए। लगभग 50 के आसपास पंचांग इकट्ठे किए गए, कैलेंडर जिसको कह रहे हैं, कि जो भारत में 50 के आसपास कैलेंडर उस समय चल रहे थे। लेकिन इन 50 कैलेंडरों में केवल 30 पंचांग के ही पब्लिशर मिल पाए, प्रकाशक। बाकी के तो प्रकाशक का ही पता नहीं था। जो 30 पंचांग ही ऐसे थे जिनके पब्लिशर मिल पाए। अब इन 30 पंचांगों के पब्लिशरों से पूछा गया, क्या पूछा गया कि आप पंचांग किस आधार पर बनाते हैं, आपके इस पंचांग की शुरुआत कब से हुई, और आपकी पंचांग के गणना का आधार क्या है, गणना का स्रोत क्या है, वर्ष की गणना आप कैसे करते हो। तो जो भारत सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई थी पंचांग के डिक्लेरेशन के लिए, वो ये 30 पंचांगों के प्रकाशकों से संपर्क करते हैं और उनसे कुछ चीजों, क्वेश्चन की जानकारी हासिल करते हैं कि ये इन आधारों पर पंचांग आपका बन रहा है, तो उसके बारे में जानकारी। इन 30 पंचांगों में से केवल 2 पंचांग ही, 30 पंचांगों में से केवल 2 पंचांग ही ऐसे थे जो इन प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर दे पाए। केवल 2 पंचांग, 2 पंचांग ही ऐसे थे जो अपनी ऐतिहासिकता को प्रमाणित कर पाए और इन आधारों पर यह साबित कर पाए कि उनकी गणना सही है। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी पंचांगों की गणना गलत थी, लेकिन क्या है कि आप एक राष्ट्रीय पंचांग बना रहे हो तो उसकी एक ठोस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उसकी गणना विशुद्ध होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो देखो, आजादी के बाद ये कार्यक्रम चल रहा था, 50 पंचांग, 50 में से केवल 30 हैं जो जिनके प्रकाशक मिले। 30 प्रकाशकों को भी इन क्वेश्चनों का जवाब केवल 2 पंचांग के निर्माता ही इनके जवाब दे पाए, जिनके आधार पर हम राष्ट्रीय पंचांग बना रहे थे। अब देखो, ये 2 पंचांग कौन कौन से थे। 2 पंचांग थे। एक था हमारा, केवल देखो 2 पंचांग थे जो सही पूरी सेटिस्फाई कर पाए उस कमेटी को। 2 पंचांग में थे, एक था हमारा शक संवत और दूसरा था हमारा विक्रम संवत। विक्रम संवत। शक संवत के बारे में आप जानते ही हो कि यह शक संवत कुषाण राजा कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में इस संवत को चलाया था। और जो विक्रम संवत है, इसको मालवा के शासक विक्रमादित्य ने चलाया था। मालवा के शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व लोकल राजा था मालवा का। उसके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी इतिहास में मिलती नहीं है। बाद में एक अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे विक्रमादित्य ने शकों को हरा के और एक संवत चलाया था 57 ईसा पूर्व, उसको विक्रम संवत कह रहे हैं। तो देखो, ये 2 संवतों की ऑथेंटिसिटी मिल पाई। हालांकि इसमें भी पूर्णता ऑथेंटिसिटी 100% नहीं थी, लेकिन फिर भी बाकी सारे पंचांगों में से ये पंचांग बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी इनकी दिखाई दी। बाकी और बहुत सारे पंचांग चलते हैं भारत में। गुप्तों ने अपना अलग संवत चलाया था, फिर हर्ष ने अपना अलग संवत चलाया था, कलचुरी संवत अलग है। ऐसे बहुत सारे राजाओं के अपने अपने संवत थे, वो सब खारिज हो गए। केवल 2 बचते हैं, शक और विक्रम। अब देखो, इन दोनों में से ही किसी एक को हमको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में चुनना था। अब जो
इन दोनों संवत में आप थोड़ा सा अंतर जान लो कि ये किस रूप में डिफरेंस है। देखो ये जो शक संवत है ना, ये सौर आधारित है, और ये विक्रम संवत है ये चंद्र आधारित है। मतलब इसमें जो गणना की जाती है वो चंद्रमा के आधार पर की जाती है, इसमें सूर्य के आधार पर की जाती है। जो शक संवत है सौर के आधार पर, सूर्य के आधार पर, और सूर्य के आधार पर ग्रेगोरियन संवत भी है। जो अंग्रेजों का संवत है ये भी क्या है, सूर्य आधारित है। सूर्य आधारित संवत क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा करने में जितने दिन लगाती है उसको बोल दिया गया एक वर्ष। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी लगभग 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है, तो इसी को बोल दिया गया सौर वर्ष, एक सौर वर्ष, और यही वर्ष हो गया, यही पंचांग में ये हो गया। चंद्रमास की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहां पर क्या है, चंद्रमा की गति के आधार पर गणना की जाती है। चंद्रमा की गति क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और चंद्रमा इस पृथ्वी के चक्कर लगाने के दौरान लगभग 29 दिन 11 माह, 29 दिन 11 माह इतने में पृथ्वी के एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। 29 दिन 11 माह और लगभग 29 दिन 11 माह नहीं, सॉरी 11 घंटे, 29 दिन 11 घंटे और 44 मिनट, 44 मिनट। अब देखो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 29 दिन 11 घंटे और 44 मिनट में, ठीक है ना। ये चंद्रमास की गणना देख रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, 29 दिन 11 घंटे 44 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा दिया। इस एक चक्कर लगाने को बोल देते हैं एक चंद्रमास। एक चंद्रमास क्या बोल देते हैं इसको, एक चंद्रमास बोल देते हैं। अब ये चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो देखो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी एक परिक्रमा कर लेता है, और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिन में कर रही है, 365 दिन में। तो इसी आधार पर क्या है, ये लगभग 12 चंद्रमास के आधार पर इनने बोल दिया कि ये चंद्रमा जो सूर्य की एक परिक्रमा करता है, इसमें टोटल इसको दिन लगते हैं 355 दिन। थोड़ा सा अंतर हो जाता है चंद्रमा की गति और पृथ्वी की गति में। तो 29 दिन 11 घंटे 44 मिनट का एक चंद्रमास है, और जो 12 चंद्रमास हो जाते हैं उनको मिला के बोल देते हैं एक वर्ष, और ये 12 चंद्रमास में होते हैं 355 दिन। तो देखो यहां पर जो चंद्रमा के आधार पर जो गणना की जा रही है उसमें 355 दिन का एक साल हो रहा है, और जो सूर्य के आधार पर जो गणना कर रहे हैं उसमें 365 दिन का एक वर्ष हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग हैं। अंतर कितना आ रहा है इसमें, लगभग 10 दिन का अंतर आता है, ठीक है ना। अब देखो भारत में जो ज्यादातर पंचांग है या जो भारत में जो गणना की जाती है वो विक्रम संवत के आधार पर की जाती है। विक्रम संवत चंद्रमास के आधार पर, चंद्रमास के आधार पर जो गणना करते हैं उसमें दरअसल क्या है, ईयर का कोई लफड़ा नहीं है। यहां पर क्या है, चंद्रमास, एक चंद्रमास को बोल देते हैं एक महीना। और जो भारतीय महीने हैं जिसको कहते हैं चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ये जो है ये एक एक चंद्रमास के होते हैं। इसके भी दो हिस्से कर देते हैं, एक को कह देते हैं शुक्ल पक्ष और एक को कह देते हैं कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद, मतलब सीधे कह सकते हैं एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा, ये एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक गणना करते हैं, उसको एक चंद्रमास कहते हैं, और उसी के आधार पे पंचांग बनाया जाता है। तो यहां पर देखो ईयर का ज्यादा महत्व नहीं है, यहां पर मंथ का ज्यादा महत्व है, क्योंकि मंथ के आधार पर ही गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को पकड़ के चल रहे हो और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 29 दिन 11 घंटे 44 मिनट में कर दे रहा है, इसी आधार पर सब कुछ है। अब देखो जब भारत सरकार को इन दोनों को देखा तो यहां पर 355 दिन, यहां पर 365 दिन। तो ये जो 365 दिन वाला है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि ये भी सूर्य पर आधारित है। यहां पर 10 दिन का अंतर हो जाता है। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या है, शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया। राष्ट्रीय संवत, विक्रम को नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 10 दिन का लफड़ा होता है, और इसी 10 दिन को एडजस्ट करने के लिए क्या है, हर चौथे साल यहां पर एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा या हिंदू परंपरा में आप देखेंगे कि किसी साल पता चलता है कि 2 आषाढ़ हैं या 2 सावन हैं
या 2 चैत, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो 10-10 दिन हर चौथे साल में एडजस्ट हो जाते हैं, 30 दिन का एक महीना एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के ज्यादा नजदीक था, इसमें क्या है गणना करने में आसानी हो रही थी, इसलिए भारत सरकार ने क्या है शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया। अब देखो शक संवत राष्ट्रीय संवत तो घोषित हो गया, लेकिन अभी भी क्या है हिंदू परंपरा में क्या है ज्यादातर विक्रम संवत के आधार पर गणना कर रहे हैं, और विक्रम संवत क्या है चंद्रमा के आधार पर है, और चंद्रमा के आधार पे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी महीने को न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर सकते हो सकता है कोई व्यक्ति क्या है चैत से बोले कि हमारा चैत से महीना चालू होता है, न्यू ईयर मानेंगे हम, कोई कहेगा कि नहीं हम तो बैसाख से मानेंगे, कोई हो सकता है कह सकता है कि हम कार्तिक से मानेंगे, कोई कह सकता है हम आषाढ़ से मानेंगे। इस कारण क्या है, क्योंकि चंद्रमा के आधार पर भारत में गणना हो रही है, इसलिए पूरे भारत में अलग अलग न्यू ईयर सेलिब्रेट होते हैं। गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, केरल में अलग है, बिहार में अलग है, कश्मीर में अलग है, पंजाब में अलग है, असम में अलग है, मणिपुर में अलग है, नागालैंड, पूरे भारत में हर महीने न्यू ईयर होता है। आप किसी एक को नहीं कह सकते हो कि ये हिंदू न्यू ईयर है, क्योंकि क्या है कि बाकी सब भी लोग तो हिंदू ही हैं, तो हर महीने न्यू ईयर होता है। तो देखो इसको देखते हैं कि भारत में कहां कहां हर महीने न्यू ईयर होता है। तो ठीक है ना, देखो ये विक्रम संवत है, चंद्रमा एक पूर्णिमा तो दूसरी पूर्णिमा। अब देखो कायदे से पूर्णिमा टू पूर्णिमा होता है, लेकिन बाद में इसमें क्या हो गया, इनने अमावस्या के आधार पर गणना चालू कर दिया, मतलब पूर्णिमा के बाद नया महीना चालू होता है, लेकिन नया साल इनने कब से माना है, अमावस्या के बाद। अमावस्या के बाद का जो पहला दिन होता है उससे ही न्यू ईयर मानते हैं। अभी आप यदि कैलेंडर में देखोगे कि 22 मार्च को नव वर्ष मनाया गया, तो 22 मार्च को नव वर्ष अमावस्या के बाद मनाया गया, जबकि जो महीना है वो तो बदल गया था पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा जो हुई थी उसके बाद महीना बदल गया था, चैत्र के बाद उनका बैसाख आ गया था, इस टाइप का था। लेकिन बाद में गणना क्या करने लगे, जो नया ईयर चालू करते हैं वो अमावस्या के बाद का पहला दिन करते हैं। आप जो हिंदू पंचांग देखोगे, कैलेंडर उठाकर देखोगे, तो उसमें ये चीज समझ आएगी। ठीक है ना, तो देखो हमको इसमें ये देखना है कि चंद्रमास के आधार पर भारत में जो गणना की जाती है, तो हर राज्य का अपना एक अलग न्यू ईयर हो जाता है। जैसे यदि हम पंजाब में देखें, पंजाब की क्या कहानी है, पंजाब में नया साल बैसाखी में मनाया जाता है, बैसाखी के रूप में, बैसाख महीने में बैसाखी मनाई जाती है, और ये लगभग या तो 13 अप्रैल के आसपास मनाई जाती है, कई बार 13 अप्रैल या 14 अप्रैल तिथि की गणना के हिसाब से पंजाब में बैसाखी। इसी पंजाब में एक जो इनका धार्मिक कैलेंडर है जिसको कहते हैं नानक शाही कैलेंडर, नानक शाही कैलेंडर के अनुसार ये 14 मार्च को बनाते हैं, 14 मार्च, इसको कहते हैं होला मोहल्ला, होली का दूसरा दिन होला मोहल्ला, ये नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर है। ये पंजाब की कहानी है, बंगाल की कहानी अलग है। बंगाली लोग अपना न्यू ईयर मनाते हैं पोइला, इसका नाम है पोइला बोईशाख, पोइला बोईशाख ये होता है, ये भी लगभग वही 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के आसपास होता है, बैसाख का पहला दिन, पोइला बैसाख या इसको पोहला बैसाख कहते हैं बंगाली। अब देखो बंगाली, पश्चिम बंगाल में भी, बांग्लादेश में भी यही न्यू ईयर बनेगा, बंगाली जहां जहां मणिपुर में, त्रिपुरा में, सब लोग पोइला बैसाख के रूप में मनाते हैं। ठीक है, फिर उड़ीसा वालों का अपना अलग है, उड़ीसा वाले मनाते हैं ये भी 14 अप्रैल या 13 अप्रैल, 13 या 14 अप्रैल, और इनका जो न्यू ईयर है उसको कहते हैं महाविषुव संक्रांति, महाविषुव संक्रांति, ये भी देखो 13-14 अप्रैल, ये भी 14 अप्रैल। फिर तमिलनाडु की कहानी अलग है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, एक तो पोंगल मनाया जाता है कुछ हिस्से में, ये 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, तो इसको भी न्यू ईयर के रूप में माना जाता है पोंगल। और तमिलनाडु में जो दूसरा न्यू ईयर के रूप में जो मनाया जाता है उसको कहते हैं पुतांडु, या इसको कहते हैं पुथुरूसम, और ये भी 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है, 14 अप्रैल। ठीक है ना, ये तमिलनाडु की कहानी है। यदि हम केरल देखें, केरल का न्यू ईयर होता है विशु के नाम से, विशु, और ये कब होता है 14 अप्रैल।
केरल का न्यू ईयर 14 अप्रैल को, ठीक है ना। और इसके साथ महाराष्ट्र की यदि बात करें, महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र, इसके अंतर्गत गोवा, कोंकणी लोग जहां जहां रहते हैं, इनका नववर्ष मनाया जाता है गुड़ी पड़वा के रूप में, गुड़ी पड़वा। और यही अपने ही है जो 22 मार्च को मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा, ठीक है ना। फिर दक्षिण में एक उगादी त्योहार है, ये दक्षिण का गुड़ी पड़वा के दिन ही पड़ता है, ये मनाया जाता है बाकी दक्षिण में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में किस नाम से मनाया जाता है, उगादी। ये 22 मार्च गुड़ी पड़वा के दिन ही उगादी होता है, ठीक है ना। फिर इसके अतिरिक्त गुजरात की कहानी अलग है। गुजरात का जो न्यू ईयर है उसको कहते हैं बेस्टू वारसा या वेस्टू वारस, और यह मनाया जाता है दिवाली के दूसरे दिन। बनिए अपने हिसाब से मनाएंगे। और दिवाली के दूसरे दिन ही जैनों का न्यू ईयर होता है, जैन धर्म मानने वाले भी दिवाली के दूसरे दिन ही न्यू ईयर मनाते हैं। अब देखो गुजरात में दिवाली के दूसरे दिन नया ईयर मान रहा है, लेकिन गुजरात के ही कच्छ क्षेत्र में जिसको कहते हैं आषाढ़ी बीज के नाम से, आषाढ़ी बीज के नाम से। और ये आषाढ़ी बीज का त्योहार कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जून या जुलाई में, जून जुलाई में, आषाढ़ में। इसको कच्छी नव वर्ष भी कहते हैं, समझ रहे ना। आधा गुजरात अलग मना रहा है और कच्छ अलग मना रहा है। तो देखो बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, कच्छ, सब जगह अलग अलग है। इसके अतिरिक्त कश्मीरी पंडित जो न्यू ईयर मनाते हैं उसको कहते हैं नवरेह, और ये भी 22 मार्च को ही होता है। और जो कश्मीर के मुस्लिम हैं वो नवरोज मनाते हैं, ये भी 22 मार्च के ही आसपास होता है, ठीक है ना। तो कश्मीर में अलग है। नागालैंड में 2 नागा जनजाति का अलग है और अंगामी नागा लोगों का अलग है। अंगामी नागा दोनों ट्राइब हैं, दोनों अलग अलग मनाते हैं। जो नागा लोग हैं वो मनाते हैं 15 जनवरी को, और जो अंगामी नागा है वो मनाते हैं 25 फरवरी को, ठीक है ना। सिक्किम की कहानी अलग है। सिक्किम में जो न्यू ईयर है, सिक्किम का न्यू ईयर मनाते हैं 27 दिसंबर, और इस न्यू ईयर को ये त्योहार कहते हैं लासोंग। सिक्किम की भूटिया जनजाति ये मनाती है, ठीक है ना। मणिपुर में अलग है। मणिपुर में है साजिब नोंगमा पनबास, ठीक है ना। और यह मनाया जाता है 13 अप्रैल को, ठीक है ना। तो देखो इतने और भी हैं। यदि अपन बिहार की बात करें, बिहार के खासकर मैथिला में, जो मिथिलांचल है बिहार का, ये मैथिली नववर्ष मनता है। बिहार के मिथिलांचल में मैथिली नववर्ष, उसको कहते हैं जुड़ शीतल, और ये होता है 14 अप्रैल को। असम का अलग है। असम का जानते हैं बिहू, और ये भी 14 अप्रैल। दरअसल क्या है, असम का बिहू 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है साल भर में, एक बार जनवरी में, एक बार अक्टूबर में, और एक बार अप्रैल में। तो जो अप्रैल वाला है उसको न्यू ईयर कहते हैं, ठीक है ना। और बौद्धों का अलग, कुछ बुद्ध लोग देशों में बुद्ध पूर्णिमा न्यू ईयर के रूप में मनाई जाती है, और यदि भारत के आदिवासियों की बात करने लगे तो सबका अपना अपना अलग अलग न्यू ईयर है, ठीक है ना। तो मतलब देखो भारत में इतने सारे न्यू ईयर, और देखो ज्यादातर क्या है 14-15 अप्रैल के आसपास पड़ रहे हैं, क्योंकि 14-15 अप्रैल क्या है, फसल कटाई है। तो फसल कटाई ज्यादातर भारत एग्रीकल्चर फसल कटाई के बाद न्यू ईयर के रूप में मना रहे हैं। तो देखो ये भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग
न्यू ईयर है। और देखो इनके अलग अलग होने का कारण क्या है, भारत में जो पंचांग की गणना वो चंद्रमास के आधार पर की जाती है। चंद्रमास एक महीने, तो किसी भी महीने को आप न्यू ईयर के रूप में मना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सौर में करोगे ना, यदि सौर के आधार पर गणना करोगे तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी एक उनका 365 दिन में करेगी, तो 365 दिन के बाद ही न्यू ईयर होगा। लेकिन यहां पर क्या है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, यहां पर हमको नया साल मनाने में भी सांस्कृतिक विभिन्नता दिखाई देती है। अपन किसी एक डेट को नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय नववर्ष है, क्योंकि देखो विविधता इतनी जाती है कि गुजरात में ही 2 नववर्ष बन रहे हैं, बिहार में भी अलग अलग है, और क्षेत्र राज्यों में अलग अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, कश्मीर का अलग है। तो बहुत ज्यादा विभिन्नता है। यह भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता हमको भारत के न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी दिखाई देती है। ठीक है।